नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। देखिए, रिसेंटली अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो रोहिंग्याज हैं, जो रखीने स्टेट ऑफ म्यांमार में रहते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी है ये पूरे दुनिया की, रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी। इनको एक रिमोट आइलैंड में रीलोकेट किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। तो देखिए, ये रखीने स्टेट ऑफ म्यांमार में मिलते थे। रखीने स्टेट ऑफ म्यांमार में इनके खिलाफ परसिक्यूशन हुआ तो मजबूरी में ये भाग के बांग्लादेश पहुंचे, क्योंकि इनके लिए सबसे पास लोकेशन थी और सबसे कन्वीनियंट लोकेशन थी पहुंचने की, वो थी बांग्लादेश। बांग्लादेश में बहुत सालों से ये कॉक्स बाजार के आसपास स्लम्स में रह रहे हैं। अब फाइनली बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इनके लिए यूनाइटेड नेशंस की मदद से एक आइलैंड पे, आर्टिफिशियल आइलैंड तो नहीं बोलना चाहिए, एक आइलैंड पे इनके लिए कुछ सेटलमेंट्स बनवाए हैं और वहां पे इन रोहिंग्या मुस्लिम्स को रीलोकेट किया जा रहा है। तो बेसिकली इस इशू के करंट कंटेक्स्ट को समझने के लिए हमें रोहिंग्यास की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। म्यांमार गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है रोहिंग्यास मुस्लिम्स को लेकर, यह देखना पड़ेगा। एक छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्यों ये अपना देश म्यांमार छोड़ के भागे, अभी के लिए इन रोहिंग्यास का क्या हो रहा है और लेटेस्ट न्यूज क्या है इनको लेके। ये भसान 4 नाम का जो आइलैंड है, इसकी मैप पे क्या लोकेशन है और क्यों यहां पे इनको रीलोकेट किया जा रहा है। भसान 4 पे रीलोकेट करना क्यों एक फीजिबल सॉल्यूशन नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट क्या बोलती है और फाइनली कंक्लूजन। तो इन सब चीजों को हम लोग यहां पे देखेंगे। अगर आप रोहिंग्या कम्युनिटी के लोगों की बात करो तो ये स्टेटलेस इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप है। स्टेटलेस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि रोहिंग्या म्यांमार में रोहिंग्या को सिटीजन मानते ही नहीं है। मैं एक बात आपको पहले क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि रोहिंग्या कम्युनिटी जो है, जो इस्लाम धर्म को फॉलो होती है, यही अकेले मुस्लिम्स हैं म्यांमार में। म्यांमार में और भी मुस्लिम्स हैं, लेकिन मुस्लिम्स के अंदर भी जो एक एथनिक ग्रुप है जिसको आप बोल सकते हो रोहिंग्या मुस्लिम्स, इन रोहिंग्या मुस्लिम्स को जो म्यांमार की सरकार है वो अपना सिटीजन नहीं मानती है। एक और ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, वैसे तो बहुत एथनिक अलग अलग मुस्लिम कम्युनिटीज हैं म्यांमार के अंदर। एक और मुस्लिम ग्रुप है जिसका नाम है कमेन, KAMEIN। क्या आपने नाम सुना होगा शाह सूजा का। शाह सूजा शाहजहां का बेटा था। शाह सूजा ने शाहजहां के खिलाफ बगावत करी गद्दी पर बैठने के लिए और फिर बाद में मुगल अंपायर छोड़ के वो भाग गया। मुगल अंपायर छोड़ के जब वो भागा तो वो अराकान पहुंचा म्यांमार में। अगर आप अराकान की लोकेशन को समझना चाहते हैं तो यहां पे जो येलो रंग से इलाका आपको दिखा रखा है ना, ये अराकान है दोस्तों। ये हिस्टोरिकल कोस्टल रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का। इसके बॉर्डर की बात की जाए तो इस तरफ आपको पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल नजर आ रहा है, इधर अंडमान सी, ईस्ट में आपको बर्मा, थाईलैंड, ऊपर की तरफ आपको बांग्लादेश नजर आ रहा है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। आज की डेट में जो पीले रंग का इलाका है ना, ये रखीने स्टेट है म्यांमार का। तो इस अराकान वाले इलाके में शाह सूजा पहुंचा और वहां पे इसको शरण मिली अराकान के किंग से और इसके साथ बहुत सारे मुस्लिम्स भी जाके वहां पे सेटल हुए। तो कमेन नाम की एक कम्युनिटी है म्यांमार में, उनको सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड्स भी दिए गए। कहीं ना कहीं म्यांमारीज गवर्नमेंट कमेन मुस्लिम कम्युनिटी को देश का हिस्सा मानती है, बट म्यांमारीज गवर्नमेंट रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी को अपने देश का हिस्सा नहीं मानती। रोहिंग्या जेनोसाइड जो कि कहा जाता है कि 2017 में इसकी शुरुआत हुई, उससे पहले लगभग 1 मिलियन रोहिंग्या मुस्लिम्स म्यांमार में रहते, लगभग 10 लाख लोग। यूनाइटेड नेशंस ने 2013 में यह बोला था कि रोहिंग्यास आर वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज ऑफ द वर्ल्ड। रोहिंग्या पॉपुलेशन को म्यांमार के नेशनलिटी लॉ, जो कि 1982 का म्यांमार का नेशनलिटी लॉ है, उसके अंदर रोहिंग्या पॉपुलेशन को किसी भी प्रकार की सिटीजनशिप नहीं मिली है। इनके ऊपर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन है इनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे, स्टेट एजुकेशन पे, सिविल सर्विस जॉब्स पे। तो रोहिंग्या की जो हालत है ना इस समय पे म्यांमार में, इसको बहुत बुरा बोला गया है। अपार्थाइड सुना है दोस्तों? साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट्स ने ब्लैक्स को दबाया था, इसको अपार्थाइड बोला जाता है। कुछ कुछ हद तक अपार्थाइड आप कह सकते हो कि रेसिज्म का, ये कोलोनियलिज्म का एक दूसरा नाम है। तो अपार्थाइड से कंपेयर किया है म्यांमार के रोहिंग्या की कंडीशंस को किसने? नोबल लॉरिएट बाइशप डेसमंड टूटू, जो कि साउथ अफ्रीका के एक एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट है। आगे बात की जाए रोहिंग्यास क्या बोलते हैं अपने बारे में। रोहिंग्या का यह बोलना है कि हम प्री कोलोनियल अराकान योमा को बिलोंग करते हैं। प्री कोलोनियल अराकान योमा और कोलोनियल अराकान योमा। आप अगर इस मैप को देखिए, जो येलो वाला इलाका है दोस्तों, आपको पता है कि अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया था एक समय पे म्यांमार में। तो अंग्रेजों के समय से पहले और अंग्रेजों के समय के बाद रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी इन इलाकों में रहा करती थी। ये रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी का बोलना है। म्यांमार गवर्नमेंट का क्या बोलना है
कि भाई ये एक नेशनल इंडिजीनियस रेस है ही नहीं। ओके, म्यांमार गवर्नमेंट साफ साफ बोलती है कि ये जो रोहिंग्या कम्युनिटी है, दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम नेबरिंग बांग्लादेश। फिर केवल यही नहीं है, म्यांमार गवर्नमेंट का बोलना है कि प्री कॉलोनियल टाइम्स के जो मुस्लिम्स हमारे यहाँ वो है कमेंस। मैंने बताया ना, कमेंस वही हैं जो शाह सूजा के साथ अराकान में आए थे और उसके बाद यहाँ पे सेटल हो गए। कहीं ना कहीं कमेंस अपने रिलीजियस अप्रोच में उतने कंजर्वेटिव नहीं है, उतने ट्रेडिशनल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो कमेन मुस्लिम्स हैं उनकी वुमेन, सारी वुमेन्स हिजाब नहीं पहनती। अभी ऐसा नहीं कि कोई वुमेन हिजाब नहीं पहनती, पर सारी नहीं पहनती। कहीं ना कहीं म्यांमार की सरकार के हिसाब से जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं, बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल हैं, और म्यांमार गवर्नमेंट इन रोहिंग्या मुस्लिम्स को इस तरीके से देखती है कि ये अपना सेपरेटिस्ट एजेंडा चलाते हैं। इसीलिए रोहिंग्या कम्युनिटी को म्यांमार की सरकार ने एक इंडिजीनियस ग्रुप मानने से मना कर दिया। इनको इन्होंने बंगाली बोला, मतलब इनसे ये बोला कि ये बंगाल से यहाँ पे इलीगली यहाँ पे आ गए हैं। रोहिंग्या कैंपेन ग्रुप्स चले बहुत सारे। इनका एक ग्रुप है अराकान रोहिंग्या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसने बोला कि भाई हम म्यांमार के सिटीजन हैं, हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट्स दिए जाएं म्यांमार के अंदर। बट अभी तक तो म्यांमार सरकार ने इनको कोई राइट्स दिए नहीं है। अगस्त 2017 में पोग्राम शुरू हुआ। म्यांमार की आर्मी ने रोहिंग्या मुस्लिम्स को मेजर स्केल पर मारना शुरू हुआ। जब रोहिंग्या मुस्लिम्स को लगा कि हमको मार ही दिया जाएगा, तो हजारों की तादाद में वो बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश में एंट्री मारने लगे। आप देखिए इस जगह पे, कहीं इस जगह पे बांग्लादेश म्यांमार के साथ टच कर रहा है। तो ये जो रखीने स्टेट है जहां पे ये रोहिंग्या मुस्लिम्स पाए जाते हैं, वो यहाँ पे से बांग्लादेश में एंट्री मारने लगे और बहुत हजारों की तादाद में बांग्लादेश में घुसे। यूनाइटेड नेशंस ने इस पूरे चैप्टर को, जहां पे रोहिंग्या मुस्लिम्स को उनके घर से भगाया गया, बोला गया है टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ एथनिक क्लेंजिंग। जनवरी 2020 में यूएन की टॉप कोर्ट ने म्यांमार को ऑर्डर दिया कि भले ही आप एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि आप मुस्लिम कम्युनिटी रोहिंग्या को मारें। इसलिए मुस्लिम रोहिंग्या कम्युनिटी को आप जेनोसाइड से बचाइए। बट ऐसा हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं जो म्यांमार की आर्मी है उसने कैंपेन चला दिया रोहिंग्या कम्युनिटी के अगेंस्ट। और जो इनकी डेमोक्रेटिक लीडर है ऑंग सैन सू की ने बोला है कि मिलिट्री किसी भी तरीके का जेनोसाइड नहीं कर रहा है। इसीलिए ऑंग सैन सू की को भी काफी क्रिटिसाइज किया गया है इन सब केसेस। देखिए, म्यांमार के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन जान लीजिए। म्यांमार के ऊपर बहुत लंबे समय से मिलिट्री का राज रहा है। अभी रिसेंटली म्यांमार में डेमोक्रेसी आई है, बट पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं आई है। कहीं ना कहीं उनकी पार्लियामेंट में अभी भी मिलिट्री लीडरशिप बहुत डोमिनेंट है। ऑंग सैन सू की डेमोक्रेसी लीडर्स हैं, बम्पर मेजॉरिटी के साथ जीत के आई हैं। बट ऑंग सैन सू की भी ये जानती हैं कि अगर चलना है, सरकार चलानी है, तो मिलिट्री के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और सीधे सीधे अगर आप इंटरनल डिसेंशंस दिखाने लगोगे, मिलिट्री से लड़ने लगोगे, तो ओवरऑल आप एज अ कंट्री कमजोर कर पाओगे। तो हो सकता है कि ऑंग सैन सू की ने इस प्रेशर में आके रोहिंग्या वाले मुस्लिम्स वाले मैटर को प्रोएक्टिवली परस्यू ना किया हो। ऑंग सैन सू का प्लान ये हो कि लॉन्ग टर्म में पहले डेमोक्रेसी लेके आते हैं म्यांमार में, फिर माइनॉरिटी को बचाएंगे। बट इसके लिए ऑंग सैन सू की को काफी क्रिटिसाइज किया गया है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का यह बोलना है कि जब ऑंग सैन सू की एक डेमोक्रेटिक वो है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो मिलिट्री के सामने दब क्यों रही है? जेनोसाइड्स के एलिगेशंस के ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही? कैसे करेंगी इंक्वायरी? मिलिट्री इनको भी उड़ा देगी। अब बात की जाए रोहिंग्या की, तो 1 मिलियन रोहिंग्यास थे 2017 के स्टार्ट में, अब काफी कम हो गए। अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए म्यांमार में, तो म्यांमार की मुस्लिम कम्युनिटी में जो सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है वो इन रोहिंग्या मुस्लिम्स का है। इनका अपना खुद का कल्चर है, अपनी खुद की भाषा है। अरब ट्रेडर्स के डिसेंडेंट्स थे, जनरेशन से ये लोग इसी जगह पे रह रहे हैं। लेकिन 2014 के सेंसस में म्यांमार की सरकार ने रोहिंग्या मुस्लिम्स को सिटीजनशिप देने से मना कर दिया। इनको बोला गया इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। वो 1970 से ही बहुत सारे रोहिंग्या म्यांमार छोड़ के बांग्लादेश में जाने लगे। 2017 के बाद तो रोहिंग्या का म्यांमार छोड़ के जाने की जो स्पीड है वो बहुत तेजी से बढ़ गई है। कम्युनल वायलेंस और एलिज्ड अब्यूसेस बाय सिक्योरिटी फोर्सेस के चक्कर में ये यहां से भाग रहे हैं। हुआ क्या कि देखिए, ये सब शुरुआत कैसे हुई? अगस्त 2017 के बाद ये चीज इतनी एग्रीवेट कैसे होगी? 25 अगस्त 2017 को ये बोला गया कि रोहिंग्या के अरसा मिलिटेंट्स ने 30 पुलिस पोस्ट पे अटैक किया। अब जब ये अटैक हुआ तो भैया मिलिट्री जो है म्यांमार की वो पूरे फोर्स के साथ वापस आई। जब पूरे फोर्स के साथ वापस आई तो भाई रोहिंग्यास भागने लगे। कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट मॉब्स और म्यांमार की आर्मी पीछे पड़ गई, इनके विलेजेस जलाने लगी, इनको अटैक करने लगी, किल करने लगी। लगभग 6700 रोहिंग्या मुस्लिम्स को मार दिया गया।
जिसमें 730 बच्चे थे जो 5 साल से कम की उम्र में थे। ये डाटा दिया है मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स ने। मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स से ऊपर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में सवाल भी आ चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का बोलना है कि बहुत सी लेडीज का रेप और अब्यूज हुआ है। तो ये सब बहुत डिस्टर्बिंग चीजें हैं, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, दुनिया देख रही है और कुछ हो नहीं रहा है। 288 विलेजेस को पार्शली या टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया रखीने स्टेट अगस्त 2017 में। ये कैसे पता चला? तो सैटेलाइट इमेजरी बाय ह्यूमन राइट्स वॉच से ये सारी चीजें पता चली हैं। अभी भी लगभग 500,000 रोहिंग्या यानी 5 लाख से ज्यादा रोहिंग्यास रखीने में रह रहे हैं और अभी भी वो कांस्टेंट डर में जी रहे हैं। किलिंग्स, रेप्स, गैंग रेप्स, टॉर्चर, फोर्स डिप्लेसमेंट, फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये सब लगातार चल रहा है और कहीं ना कहीं आर्मी का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। मेजॉरिटी बुद्धिस्ट कम्युनिटी का जो मॉब है उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। फिर अब बांग्लादेश में देखें क्या सिचुएशन है। अब म्यांमार से भाग के बांग्लादेश में तो चले तो गए, लेकिन बांग्लादेश में ही प्रॉब्लम है। काटुपालोंग नाम की जगह है, ये लार्जेस्ट रिफ्यूजी सेटलमेंट है वर्ल्ड का यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के हिसाब से, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। फिर यहां पे बोला गया कि काटुपोलांग में लगभग 6 लाख रिफ्यूजीज रह रहे हैं। मार्च 2019 में हालात इतने खराब हो गए, बांग्लादेश में लाखों की तादाद में ये रोहिंग्या मुस्लिम्स आ गए, तो बांग्लादेश ने बोला कि भैया अब हम रोहिंग्या मुस्लिम्स को म्यांमार से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 2018 में बोला गया कि इन रिफ्यूजीज को वापस म्यांमार भेज दिया जाएगा। ये रिफ्यूजीज वापस म्यांमार जाने को तैयार ही नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हम म्यांमार तब जाएंगे जब म्यांमारी अथॉरिटीज ये एश्योरेंस देंगी कि हमको सिटीजनशिप मिले, और म्यांमार अथॉरिटीज ने सिटीजनशिप देने को मना कर दिया। तो जो बांग्लादेश की अथॉरिटीज है उनको ये समझ में आया कि देखिए कॉक्स बाजार करके एक जगह है आपकी बांग्लादेश में, वहां पे ये जो रोहिंग्या मुस्लिम से ज्यादातर स्लम्स में और रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। तो ये बोला गया एक काम करते हैं, भासान 4 नाम का एक रिमोट आइलैंड है। ये रिमोट आइलैंड जो सुंदरबंस डेल्टा है ना उसी में है, और सुंदरबंस डेल्टा में सिल्ट आ रही है गंगा की, गंगा ब्रह्मपुत्रा की सिल्ट से बना हुआ ये भासान 4 नाम का आइलैंड है। अगर आप भासान 4 नाम के आइलैंड की मैप में इमेज देखना चाहते हैं तो यहां पे आपको नजर आ रही है। ये इधर चिट्टागोंग नजर आ रहा है, ये बांग्लादेश। ये जो जहां पे मैं आपको इस समय पे कर्सर हिला रहा हूं ना ग्रीन ग्रीन, ये है भासान 4 आइलैंड। ओके, कॉक्स बाजार से, ठीक है, चिट्टागोंग से और भी जहां जहां पे रोहिंग्या के कैंप्स हैं वहां से कैंप से ले जाके भासान 4 में इन रोहिंग्या मुस्लिम्स को एडजस्ट करने की बात करी जा रही है। अगर आप एरियल व्यू देखें तो आपको दिख रहा है ये जो सारे सेटलमेंट्स आपको यहां नजर आ रहे हैं ना, वो इन रिफ्यूजीज के लिए बनाए गए। और आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सेटलमेंट्स बिल्कुल जमीन पे नहीं उठे हुए हैं, नीचे की तरफ देखिए इन सेटलमेंट्स में थोड़ा गैप है। यहां पे देखिए, अगर आप इन सेटलमेंट्स का बेस देखोगे तो इनका बेस डंडे पे बना हुआ है। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। ये सेटलमेंट्स देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की सरकार ने सिर्फ अपना पैसा खत्म करके सेटलमेंट्स लगाए हैं। यूनाइटेड नेशन से मदद मिली है बांग्लादेश को इन सेटलमेंट्स को बनाने में। क्यों? चूंकि भाई रिफ्यूजीज को इस भासान 4 नाम के आइलैंड पे सेटल किया जा सके। ये जो लाखों की तादाद में म्यांमार से रिफ्यूजी आ गए रोहिंग्या के, इनको कहां सेटल करें? इंडिया लेने को तैयार है नहीं, म्यांमार वापस लेने को तैयार है नहीं, बांग्लादेश इनको रिस्पोज कर नहीं सकता, तो इनको भासान 4 पे सेटल करने की बात हो रही है। अब अभी रिसेंटली 1600 रिफ्यूजीज को भासान 4 भेजा जा रहा है। बांग्लादेश की अथॉरिटीज कह रही हैं कि इन रोहिंग्या रिफ्यूजीज की परमिशन से हम इनको भासान 4 भेज रहे हैं। हालांकि सुनने में यह आया है कि ये रोहिंग्या रिफ्यूजीज इस आइलैंड पे जाना नहीं चाहते। अब ऐसा बोला जा रहा है कि ये बे ऑफ बंगाल में ये जो आइलैंड है भासान 4 नाम का, इसमें बहुत से डिजास्टर्स क्या क्या है कि भाई सी लेवल राइज किया तो ये आइलैंड बिल्कुल डूब जाएगा। इस आइलैंड पे इतने अच्छे हालात है नहीं कि लाखों की तादाद के लोगों के लिए एग्रीकल्चर किया जा सके। अगर एक्सेसिव मॉनसूनल रेनफॉल आ गई जो कि इस रीजन में आती है, समुंदर में अलग है, समुंदर का पानी का लेवल बढ़ा तो इन लोगों को मदद भी नहीं पहुंचाई जा सकती इमरजेंसी में। इतने बुरे हालात हैं इस आइलैंड के, और ऐसे आइलैंड पे इन रिफ्यूजीज को एडजस्ट करने की बात की जा रही है। यहां पे जो बांग्लादेश के बड़े बड़े जो नेता, दिग्गज नेता है, राइट्स ग्रुप्स हैं, देखिए राइट्स ग्रुप्स तो बांग्लादेश के बोल रहे हैं कि बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स को जबरदस्ती इस आइलैंड पे लेके जाया जा रहा है। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमेन बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम किसी को जबरदस्ती लेके नहीं जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं वो अपनी कंसेंट से जा रहे हैं। अब बात दोस्तों ये है ना, बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम इस समय पर परेशान भी हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि चलो कोई तो जमीन मिली रहने को, तो बहुत सारे लोग तो इस वजह से ही आ गए। वो बोल रहे हैं कि कल की डेट में एनवायरमेंटल डिजास्टर आएगा तो देखेंगे, अभी तो कोई जगह मिले। लेकिन बहुत से रोहिंग्या मुस्लिम्स ये भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम कॉक्स बाजार के स्लमों में रह लेंगे,
कैंप में रह लेंगे, हमको नहीं जाना बसंचार। बसंचार को 4P भी बुलाया था, आइलैंड है, हातिया उपजिला बांग्लादेश में, मैंने आपको दिखा दिया। 6 किलोमीटर दूर है सैंडविप आइलैंड से, 60 किलोमीटर दूर है मेनलैंड से। तो मेनलैंड से 60 किलोमीटर दूर है, तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश से अच्छा खासा दूर है। 40 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। लगभग 1440 बिल्डिंग बनाने का यहाँ पे प्लान है। 120 साइक्लोन शेल्टर्स बनाने का प्लान है। 1 लाख रोहिंग्या रिफ्यूजीज को मेनलैंड कैंप ऑफ कॉक्स बाजार से वहां ले जाने का प्लान है। कहीं ना कहीं इस प्लान में यूनाइटेड नेशंस ने मदद की, यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी ने। वो अलग बात है कि यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी ने इसको लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग बोला है, बट कहीं ना कहीं बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने यूएन की एजेंसी को कन्विंस किया और यूएन की एजेंसी की मदद से ही ये आइलैंड डेवलप हुआ है। ओके, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच का ये बोलना है कि दिस इज अ ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर इन द मेकिंग। तो भाई बांग्लादेश बोल रहा है कि हम करें क्या, हमारे पास जगह नहीं तो हम वहां सेटल कर रहे हैं। रोहिंग्या मुस्लिम्स कुछ कह रहे हैं कि भैया हमें ले चलो, कुछ कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। और एक तरफ ह्यूमन राइट्स वाले बोल रहे हैं कि ये गलत है। अब गलत तो हर जगह हुआ है। इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन मुस्लिम्स को म्यांमार से आना ही नहीं चाहिए था, वो उनकी जगह थी, इनको वहीं रहना चाहिए था। अब ये बांग्लादेश में आ गए हैं तो बांग्लादेश वाले इनको बोझ की तरह ले रहे हैं, तो ये बेचारे फंस गए बीच में कि जाए तो जाए कहां। ये जो भसन 4 को डेवलप करने का जो प्रोजेक्ट है, इसको अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। एक्चुअली में प्रोजेक्ट पहले ही शुरू किया था आश्रयन नाम से। आश्रयन इस प्रोजेक्ट को अगस्त 2019 में एक्सपेंड करने की बात की गई और बोला गया 1 लाख होम्स हम यहाँ पे बनाएंगे और इन होम्स को 4 फीट ऊपर बनाएंगे ग्राउंड के। मैंने आपको दिखाया ना कि पोल्स पे जो घर है वो थोड़े ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, ताकि अगर पानी बरसे तो पानी नीचे खड़ा रहे और इनके घरों में पानी ना घुसे। फिर बोला जाएगा कि एम्बैंकमेंट बनाए जाएंगे 9 फीट से 19 फीट बड़े, क्लस्टर विलेजेस, शेल्टर स्टेशन, वाटर चैनलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड एंड लैंड डेवलपमेंट, ये सब कुछ यहाँ पे बनाया जाएगा। लेकिन बात ये बोली जाए, मतलब बहुत सारे लोगों का ये भी बोलना है कि ये जो आइलैंड है ना, दिस इज नॉट रेडी फॉर हैबिटेशन। बट बांग्लादेश मिनिस्टर फॉर रिफ्यूजी अफेयर्स क्या बोल रहे हैं कि दिस इज रेडी फॉर हैबिटेशन। आश्रयन प्रोजेक्ट को आश्रयन 2 प्रोजेक्ट ही बोला जा रहा है, इसके एक्सटेंशन को आश्रयन 3 प्रोजेक्ट बोला जा रहा है। ये एक बांग्लादेश के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, जहां पे होमलेस और डिस्प्लेस्ड पीपल के लिए घर बनाया जा रहा है। मेनली रोहिंग्यास के लिए यहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि ये भसान 4 का इलाका बहुत अनस्टेबल लैंड है। 2006 में ये सी से इमर्ज हुआ है, 2006 से पहले ये सी के नीचे है। तो क्या गारंटी कि आगे आने वाले समय में फिर से सी के नीचे नहीं जाएगा। बहुत एक्सट्रीमली वल्नरेबल है ये मानसून्स के। सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटीज यहाँ पे पनप नहीं सकती। तो भाई पहली बात तो इस भसान 4 से सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है। पहले रीजन तो ये है कि जो ढाका की करंट पॉलिसी है वो इन रोहिंग्यास को मेन लैंड पे रखना नहीं चाहते, वो इन रोहिंग्यास को मेन लैंड से अलग रखना चाहते हैं, तो भसान 4 पे लेके जा रहे हैं। दूसरा, ये जो भसान 4 का आइलैंड डेवलप किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर बना के यूएन की मदद से, ये हैबिटेबल और सेफ रहेगा लॉन्ग टर्म में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सी लेवल बढ़ गए तो इन सब लोगों की जानें खतरे में आ जाएंगी। तीसरा, जो भी रिफ्यूजी फैसिलिटीज 1 लाख लोगों के लिए भसान 4 आइलैंड पे बनाई जा रही है, दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। वहां पे आप प्रॉपर एग्रीकल्चर करके अपने लिए खाना लेके नहीं आ सकते। तो भैया खाने की कमी है, वहां पे बहुत सारी चीजों की कमी है, ठीक है। इन्वायरमेंटल वहां पे काफी नुकसान है, बिजली पानी कुछ भी नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ना ही फोन के वो है, ना ही किसी प्रकार की मेडिकल एड है, ना ही एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। ये फैमिलीज अगर मतलब यहाँ के जो लोग हैं जो उस भसान 4 आइलैंड पे हैं, अगर वो फैमिली से बात करना चाहें तो बात ही नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बांग्लादेशी अथॉरिटीज इस आइलैंड पे पिछले 3 साल से कंस्ट्रक्शन कर रही हैं। $350 मिलियन का खर्चा किया जा चुका है। 1 लाख रिफ्यूजीज को यहाँ पे एडजस्ट करने की बात की जा रही है। 306 रोहिंग्या यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, बट बहुत ही गंदी अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशंस पे रह रहे हैं। ना खाना है, ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, ना वो अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन फैसिलिटीज तक नहीं है, इंटरनेट तो भूल ही जाओ। वहां पे जो लेडीज गई रोहिंग्यास की, उनके खिलाफ सेक्सुअल हेरेसमेंट के चार्जेस आ रहे हैं, लेबर की तरफ से जो वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नेवी की तरफ से। हालांकि नेवी की स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि हमारे सोल्जर्स ने कुछ नहीं किया है, बट वो तो यही बोलेंगे ना। तो कुल मिला के दोस्तों, यूएन को भी यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस भसान 4 प्रोजेक्ट को पीछे से फंडिंग तो यूएन ने ही दी है ना। तो ये बोला जा रहा है कि कॉक्स बाजार से, बांग्लादेश के मेन लैंड से इनको निकाल के जबरदस्ती भसान 4 आइलैंड पे डिपोज किया जा रहा है, ताकि इनको बांग्लादेश मेन लैंड से काटा जा सके, ठीक है। बांग्लादेश मेन लैंड पे रहेंगे तो बांग्लादेश के रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ेगा, तो बांग्लादेशी सरकार इनको एंटरटेन ही नहीं करना चाहती। तो एक तरीके का भसान 4 आगे आने वाले समय में इंटर्नमेंट कैंप बन जाएगा। अब
म्यांमार के इंटरनेट कैंप जितना खतरनाक नहीं होगा। म्यांमार में सीधे सीधे इनको मारा जा रहा था, लेकिन बसंत 4 में इनको सीधे सीधे नहीं मारा जाएगा, बट मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या सॉल्यूशन निकल के आते हैं इस चीज की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। आपको जो रोहिंग्या कम्युनिटीज का हिस्ट्री है, उनके साथ अभी क्या हो रहा है, काम की चीजें आपको सारी पता चल गई हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।